वेलकम बैक नाजरीन। बज़ाहिर तो लगता है नाजरीन के ईरान के ऊपर हमले का ख़तरा टल गया है, लेकिन ख़ुद ईरान के अंदर क्या इस वक्त फीलिंग्स हैं और मोर इम्पॉर्टेंटली पुरतशद्दुद मुज़ाहरों में जो लोग मुलव्विस थे वो कौन थे और कहाँ से हिदायत ले रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं तेहरान से सीनियर सहाफ़ी जॉन हुसैन। जॉन, एक तो यही कि क्या फीलिंग्स है आप कि ख़तरा परमानेंट बेसिस पे टल गया या अभी भी लगता है ईरान को कि एडवेंचर हो सकता है, और मोर इम्पॉर्टेंटली जो लोग इस सारे फसाद में मुलव्वस थे उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन हो पाई है? कौन लोग थे? ऑर्गेनाइज ग्रुप था या अगेन कोई पॉकेट्स में लोग काम कर रहे थे? क्या तफसीलात इस हवाले से? थैंक यू सो मच इफ्तिखार साहब मुझे बुलाने के लिए। जहाँ तक बात रही खतरे की, तो यहाँ पे आवाम जो है वो ये खतरा महसूस नहीं कर रही कि अमेरिका अटैक करेगा, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ट्रंप साहब शायद अब रियलाइज़ कर चुके हैं कि यहाँ पे रिजीम चेंज कोट अनकोट नहीं आ पा रहा। जहाँ तक हुकूमत की बात है वो तैयार हैं, वो ट्रंप साहब के बातों पे भरोसा नहीं कर रहे, क्योंकि ट्रंप साहब के बयानात में काफ़ी सारी इनकन्सिस्टेंसी रही है काफ़ी टाइम से। और उनको पता है ईरानियों को कि जैसे 12 दिन की जंग में एंड ऑफ द डे तक नेगोशिएशंस चल रही थी, फिर भी सरप्राइज अटैक हो गया, तो हो सकता है कोई सी भी सूरत हाल आ जाए। इस वजह से बेसिस हाई अलर्ट पे और सिक्योरिटी मेजर्स अभी भी इन प्लेस हैं। हाउएवर, जहाँ पे बात की आपने प्रोटेस्टर्स की और राइटर्स की कि उनके नेटवर्क को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया है, नाज़नीन बरादरान एक खातून है जो ये नेटवर्क पूरा रन कर रही थी, इनको आइडेंटिफाई कर चुकी थी ईरानी इंटेलिजेंस काफ़ी टाइम पहले। उनका पूरा नेटवर्क डिटेक्ट करके उसको डीस्टेबलाइज करके कंप्लीटली डिसमेंटल कर दिया गया है इस वक्त। उसके अलावा बहाई कम्युनिटी के 32 लोग लीडर्स इन्होंने गिरफ्तार किए हैं, जिनके ऊपर ये भी एक्यूजेशन है कि वो पूरा नेटवर्क रन कर रहे थे। साथ ही साथ जो सॉफ्ट वॉरफेयर है या फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है, उसके अंदर 2 ऑर्गेनाइजेशंस, जो ट्रंप साहब कह रहे हैं ना कि हमारी सोर्सेज बता रही हैं, 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके थ्रू प्राइमरीली ये नंबर्स बताए जा रहे थे। 12,000 प्रोटेस्टर्स के मारे जाने की खबर बताई जा रही थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं जरा मेंशन कर दूं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इन ईरान पहली ऑर्गेनाइजेशन जो फेयर फैक्ट्स के अंदर मौजूद जो स्टैब्लिश्ड है, जिसकी जो फंडिंग है वो आती है नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी से। नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी डिसीजन डायरेक्टिव नंबर 77 में उसको बनाया गया और इसको यूएस एड के चार्टर के अंदर इसको फंडिंग प्रोवाइड की गई। इसकी जितनी भी रिपोर्टिंग है वो यूनाइटेड स्टेट से ही होती है। दूसरा, जो बुरुमन सेंटर है जिसको लदान बुरुमन चलाती हैं, वो भी इस वक्त वॉशिंगटन में अपना सेंटर खोल के बैठी हुई हैं। उनको भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ फंडिंग मिलती है नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी की तरफ से, और उनकी भी जितनी भी सोर्सेज डोनाल्ड ट्रंप साहब को बताई जाती हैं, तो वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही बेस्ड हैं। ये दोनों चीजें ऑन द ग्राउंड और जो सॉफ्ट वॉरफेयर चल रहा है उसके हवाले से ईरान ने बहुत ज्यादा काम किया है, और ये तफसीलात मौजूद हुई हैं अभी इस वक्त और आ रही हैं कंसिस्टेंटली। सही। और जॉन, ये भी जानना चाहेंगे कि ट्रंप साहब तो कह रहे हैं कि शायद जो लोग इसमें मुलव्वस थे बट उनके ख्याल में तो बेगुनाह शहरी हैं, अब उनको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, उनको सज़ाएं नहीं मिलेंगी, तो क्या कहें उन लोगों के लिए? कहीं आम माफ़ी का इम्कान है या नहीं, रियासत अपने हिसाब से जाएगी और उन लोगों को हर सूरत में सज़ा दी जाएगी जिसमें फांसियाँ भी शामिल हैं? इफ्तिखार साहब, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं खुद वकील भी हूँ, मैं लॉयर भी हूँ, और मैंने पढ़ाया भी है इंटरनेशनल लॉ काफ़ी टाइम तक। देखें, ईरान के अंदर जो जुडिशरी है, इट इज़ कम्प्लीटली सेपरेट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेटिव ब्रांच। बड़ी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और किसी हद तक मुझे नहीं लगता कि ये जो प्रोसिक्यूशन चार्जेस लग चुके हैं अभी, जो लोग ट्रायल पे हैं अभी, मुझे नहीं लगता कि उनको उनकी एग्जीक्यूशन रोकी जा सकती है। एग्जीक्यूशन नॉर्मली 1-2 दिन में होती भी नहीं है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। 12 दिन की जंग जब हुई थी उसके बाद भी अभी एग्जीक्यूशंस उसकी शुरू हुई थी कुछ टाइम पहले, तो आई डोंट थिंक इट्स एन इजी टास्क। बहरहाल जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं ईरान के एग्जीक्यूटिव ब्रांच के, हो सकता है वो केसेस वापस ले लेकिन इस वक्त कोई भी ऐसी गवर्नमेंट ने, सिवाय अराक्ची साहब के एग्जीक्यूशन रुक गई हैं, इसके अलावा कोई भी जुडिशरी के अंदर ये इतला नहीं दी गई है कि एग्जीक्यूशंस होंगी या नहीं होंगी। सही। और लास्टली ये भी जानना चाहूँगा कि खलीजी ममालिक के बारे में कहा जा रहा है कि शायद उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इस जंग को रुकवाने में। ख़ुद ईरान के अंदर हुकूमत क्या इस हवाले से राय रखती है? क्या वाकई खित्ते के ममालिक ने भी अपना रोल प्ले किया है, या अगेन अमेरिका को खुद लग रहा था कि वो गोल अचीव नहीं कर पाएगा तो पीछे हटा है? जी, आई थिंक मिक्स एंड मैच है दोनों चीज़ों का। जाहिर सी बात है, जो बरादर ममालिक हैं उनको भी कंसर्न था कि जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हुई हैं, और ईरान, जाहिर है अगर अटैक होता है ईरान के ऊपर तो वो अटैक रिएक्टिव स्ट्राइक्स कर सकते हैं, और अगर रिएक्टिव स्ट्राइक्स किए तो बहुत नुकसान होगा इन मुल्कों के ऊपर। साथ ही साथ इफ्तिखार साहब, इंटरेस्टिंग बात ये नोट करें कि नेतन्याहू का भी नाम आया है उन लोगों में से जिन्होंने ट्रंप साहब को मना किया है किसी भी अटैक को करने के लिए, और आई थिंक वो दिखाता है कि किस तरीके से इसराइल के ऊपर बहुत शिद्दत के साथ हमले ईरान
کر سکتا تھا اگر ایران کے اوپر اٹیک ہوتا. تو ہو سکتا ہے کہ بالکل انفلوئنس کیا ہو، لیکن دوسرے ایکسٹرنل فیکٹرز بھی موجود ہیں. ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو امریکہ کا خود کا ہے وہ بھی انوالوڈ ہے. پرائیویٹ کنگلومریٹس کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ بھی کسی طریقے سے انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. اور ٹرمپ صاحب کے بیانات بار بار بدلنا، بالکل ٹرمپ صاحب کہہ سکتے ہیں کہ آخری فیصلہ میں خود لوں گا، لیکن بار بار بیان بدلنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ کسی حد تک ٹرمپ صاحب خود بھی کنفیوزڈ ہیں کہ کرنا کیا ہے ایران کی سچویشن میں، کیونکہ سب کچھ پاس میں ٹرائی کر لیا اور ساری چیزیں فیل ہو گئی ہیں. بہت شکریہ جون حسین. اب کچھ ذکر کرتے ہیں ناظرین عالمی معیشت کا، اور اس میں عمراء اور غریبوں کے درمیان فرق کتنا بڑھتا جا رہا ہے. 19 تاریخ کو ناظرین ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے برطانوی غیر سرکاری تنظیم آکسفیم نے کچھ اعداد و شمار جاری کیے کہ جو بڑے ہی حیران کن ہیں، جس میں بتایا جاتا ہے کہ 2025 میں ارب پتی افراد کی جو دولت ہے اس میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دنیا کے 12 امیر ترین افراد کی دولت نصف دنیا کی دولت سے بھی زیادہ ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ایک سال میں ارب پتی افراد کی اس دولت کو دنیا کے کوئی 7 سے 8 ارب آبادی میں تقسیم کیا جائے تو ہر شخص کے حصے میں $250 گویا کے آتے ہیں. اور بتایا یہ بھی گیا ہے کہ ارب پتیوں کی دولت کے اندر $18 ٹریلین ایک سال کے اندر اضافہ ہوا ہے، جس سے پہلے اس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی. یہ بھی بتایا گیا کہ دنیا کے نصف لوگ غربت کا شکار ہیں، گویا کہ 4 ارب سے زائد لوگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ غربت کا شکار، جس میں دنیا میں ہر 4 میں سے ایک شخص خوراک کی کمی کا شکار ہے. اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ زیادہ تر جو مساوات و عدم مساوات والے ممالک ہیں اس میں جمہوری خطرات بھی 7 گنا بڑھ گئے ہیں. ارب پتی جو عام شہریوں کے مقابلے میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کا جو 4000 گنا زیادہ سیاسی طاقت حاصل کرنے کا ان میں رجحان پایا جاتا ہے، جن کے پاس دولت ہے. عوامی احتجاج پر جو کہا یہ جا رہا ہے کہ پابندیاں اور کریک ڈاؤن تیزی سے بڑھ رہا ہے، گویا کہ جمہوریت کو ختم کیا جا رہا ہے. حکومت اصلاحات کے بجائے سختی اور کنٹرول کے نظام کو ترجیح دے رہی ہیں. ایشیا میں امیر ترین جو افراد ہیں 10% لوگ، وہ قومی آمدن کا گویا کہ 60 سے 70% وسائل کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ قابض ہیں، ان کے مالک ہیں. صرف 1% لوگ گویا کہ امیر ترین جو 1% ہیں وہ 35 سے 40% قومی دولت ان کا قبضہ ہے. اور ایشیا کا بتایا جاتا ہے کہ ایشیا آمدنی کے عدم مساوات انڈیکس میں 0.40 سے بڑھ کر اب 0.42% پہ آ چکا ہے. اور ساتھ میں انٹرسٹنگ فیکٹس اور بھی ہیں کہ غریب ترین 50% جو لوگ ہیں ان کی آمدن میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، جبکہ ایشیائی ارب پتی جو دولت مند افراد ہیں 10 سال سے ان کی دولت میں کوئی 120% سے بھی زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. تو ناظرین یہ ایک عدم مساوات سے آپ کو آگاہ کرنا تھا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.